पाकिस्तान में सियासत फरवरी 2023 के अख्ताम पर जिस हद तक बेहंगम है उसकी नज़ीर पिछले 75 सालों की सियासत में नहीं मिलती। ताहम PDM और उसके साथ जो जमातें इस वक्त हैं जिनका मुरक्कब PDM है वो किस पॉइंट पर है, क्योंकि जेल भरो तहरीक का आगाज़ पंजाब के अजला से हो चुका हुआ है। सिंध में कैसे आनी है सूबाई हुकूमत से तो हम पूछेंगे, लेकिन कराची में बल्दियाती इंतखाबात हो गए बड़े शोर गुगा के बाद। 11 यूसीज के इलेक्शन अभी भी पेंडिंग है और मेयर का मामला जाहिर सी बात है उसके बाद ही होना है। तो वो किस पॉइंट पर जाएगा, अवाम क्या कहते हैं और सियासी तबके के जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग हैं वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, सारे सियासी और कराची की सियासत के हवाले से आज के हम आवाज़ में आपके सामने रखेंगे। बात तो हमने सियासत की थी अपने आगाज़ में, लेकिन जो आम आदमी की आवाज़ है उसके हवाले से कराची में एक एहतजाज हो रहा है और यहाँ तमाम तर यंगस्टर्स हैं। कहते हैं कि जी आम आदमी की आवाज़ कौन सुनेगा और महंगाई के ख़िलाफ़ लोगों को निकालने की वो बात कर रहे हैं। क्यों इस पॉइंट पर पहुँच गए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नारे भी पम्फलेट पर दर्ज है। मैं पूछ लेता हूँ। बहुत शुक्रिया तनवीर, एक वाइब्रेंट हमारी ही बरादरी का आदमी जो कि अब यूट्यूब पर काफ़ी एक्टिव है। क्या वजह हो गई है कि आप इन मामलात के लिए भी आ गए हो तुम लोग? देखिए क्योंकि है तो हम एक आम आदमी ना। एक बात कही जाती थी ज़ुहैब भाई के सहाफ़ी का महीना पहले ख़त्म होता, तनख्वाह बाद में ख़त्म हो जाती है ना। अब मसला ये हो गया है हमारे लिए, ये तो अब भी हो रहा है, लेकिन अब सबके साथ हो गया है ना ये। यानी कोई ऐसा शख्स आपको नहीं मिलता जो ये कहता हो कि भाई मेरा महीना खत्म होने से पहले तनख्वाह खत्म नहीं होती। चाहे वो 1 लाख रुपए कमा रहा हो, 20,000 रुपए कमा रहा हो, सब परेशान है। और एक आम आदमी की आवाज़ कौन उठाता है? देखिए सियासी जमातों के लिए हम निकल जाते हैं, हुकूमत अपनी बात करती है, हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत ने यह किया था, मौजूदा अपोजिशन कहती है कि ये हुकूमत कर रही है। ये सब टोपी ड्रामे, हम परेशान है भाई। एक आम आदमी को आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, चीनी नहीं मिल रही, वो बच्चों को बिलकता हुआ देखता है। लोग आके कमेंट्स में कहते हैं यार मेरे घर पे आटा डलवाते हैं। हम कहते हैं हमारे पास तो खुद पैसे नहीं, हम आपकी आवाज़ बनने इसी वजह से आए कि देखिए बहुत परेशानी है, लोग बहुत परेशान है। आवाम की आवाज़ उठाने के लिए क्या सियासी रहनुमाओं के अलावा और कोई लोग नहीं है? नहीं, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब तक आवाम खुद नहीं खड़ी होगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आवाम ने ही कभी एक्शन नहीं लिया, इसकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुँच गई और सियासतदान जो है हमें इस तरह से नचोड़ के खा रहे हैं। ये सारे मामलात ही वजह हैं या जो आपका जरिया मुआश है उसमें भी कुछ मामला खराब है? नहीं, जरिया माश तो तब होता है ना जब क्या कहते हैं हुकूमत क्या कहते हैं हर चीज़ में सस्ती चीज़ करे। हर चीज़ महंगी है तो आप खुद सोचें कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ही मामला खराब हो जाते हैं। जिस तरह महंगाई पिछले 1 साल में हुई है वो आप जानते हैं कि हर बंदा जो मैं कहता हूँ जो 50,000 के लाख रुपए भी कमा रहा है ना, अब वो भी इफेक्टिव हो गया है, अब उसको भी परेशानी हो गई है और हर चीज़ जो है डबल रेटों से ऊपर निकल गई है। जब तक हम लोग अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये महंगाई बढ़ती रहेगी। हम लोगों के साथ वो हाल हो गया, इधर रेट बढ़ते हैं, हम लोग जाके पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, हम जाके लाइनें लगा लेते हैं। ये चीजें नहीं चलेंगी। हम लोगों को अपनी आवाज के लिए और अपने हक के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। सियासी शऊर हम में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मुआशी शऊर हम में है। आप लोग तो ये बातें कर रहे हैं आदाद शुमार की और इनकम की भी, क्या जो हमारा वोटर है उसको ये चीजें पता है? बिल्कुल नहीं पता किसी को भी। मैं कह रहा हूँ अपने राइट के बारे में इल्म ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या है। 100% यही मामला है। अगर हम खुद अगर फैसला करते हैं, इनको वोट जब लेने आते हैं हमारे पास, ये जितने भी हम आज लोग यहाँ जमा है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल वर्कर या कोई भी किसी से एफिलिएशन नहीं है। हम अपने आप उठे हैं, जो हमारे साथ मसाइल है हम उनका हल चाहते हैं। महंगाई इतनी है कि हम जीना हराम हो गया है। आज एक रेट होता है, कल दूसरा रेट होता है। लेकर आए वो 22 करोड़ आवाम का मसला है, चाहे वो सियासी लीड भी क्यों ना हो। आपकी तादाद बड़ी कम है, तो मुझे बताएं कैसे इफेक्टिवनेस आएगी? देखिए हम ये कम तादाद को लेकर इसलिए आए हैं बाबर भाई की क़यादत में कि जो है आम आदमी की आवाज़ बने। आवाम सारी पार्टियों को छोड़े और एक मुश्तरका आवाम बन के पूरे पाकिस्तान से निकल जाए, तब महंगाई का तोड़ होगा। आपने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में लिख दिया है, उनके भाई वजीर आजम है, लेकिन उनकी साहबजादी कहती है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब जब होंगे तो जब हमारी हुक्मरानी होगी। तो क्या सियासी दरार को भी हमारा जो आम वोटर है वो देख रहा है? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, मेरे हिसाब से अभी तो मैं खैर कुछ भी कहने से पहले जब मैं महंगाई के ऊपर ये बात बोलना जरूर चाहूंगी कि आजकल मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पर्स में 15 तारीख के बाद पैसे नहीं होते, क्योंकि उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही लेकिन अखराजात बढ़ रहे हैं, क्योंकि महंगाई इस हद तक पहुंच चुकी है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं बच्चों को पढ़ाएं या घर में राशन डालें। तो ये हम एग्जाम्पल बनना है आम आवाम के लिए कि आप लोग भी निकले बाहर, खुदा रहा निकले, अपने हक
हकूक के लिए निकले, घर में बैठ के अब कुछ नहीं हो सकता। पीटीआई ने जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया पंजाब से, कराची में भी उन्होंने आना है, तो आप लोग ये अपने मामलात को इफेक्टिव उनके साथ क्यों नहीं जोड़ लेते? भाई हम किसी भी सियासी जो है तंजीम के साथ नहीं मिलना चाहते। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, अवाम की इतनी पावर है कि वो अगर यकजान हो जाए तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो सियासी गहमा गहमी इस वक्त चल रही है, पंजाब हो, जेल भरो तहरीक हो और सिंध में मेयर का इलेक्शन हो, जिसके बारे में 11 यूसीज अभी तक पेंडिंग है, तो इन चीजों को आप लोग कैसा देखते हैं? देखिए जी, इसमें हम सियासत पे हम नहीं कर रहे। अगर आम आदमी बनकर हम आज निकले, एक निकलेगा तो फिर 10 जमा हुआ, 11 निकले तो मजीद इसी तरह गिनती बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस महंगाई ने जो सबसे ज्यादा खात्मा किया ना, वो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को मार दिया है। किसी सियासी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना जमात का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी एसोसिएशन है और एज एन इंडिविजुअल, एज एन अवाम अपना जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं हुकूमत वक्त के खिलाफ, उसकी पॉलिसी के खिलाफ। एक और प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात हम करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। महंगाई के खिलाफ आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कुछ यंगस्टर्स वहाँ पर हैं। अवाम हमारी एक इतने अहम इशू पे अवाम भी अगर इकट्ठे नहीं खड़ी हो रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका इशू ये है कि अवाम को एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, ठीक है? हम ये कौन लाएगा सर, कौन लाएगा? सर यूथ सियासी जमातों ने तो माजरत के साथ लाल पीला नीला काला हसा भरा कर दिया, तो अवाम खुद क्यों नहीं कर रही है? सर जब अवाम रोडों पे हम अवाम को निकलने के लिए खड़े हुए हैं ना, इस मुल्क की यूथ निकल रही है। हम लोगों आज आप देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग खड़े हैं, यहाँ पे लोग खड़े हैं, हम क्यों निकले? हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, हम तो सोशल वर्क करते हैं। हम इसलिए निकले हैं लोगों को ये बताने के लिए कि भाई खुदा के वास्ते आज निकल जाओ, वरना कल तुम्हारे बच्चे भी रोएंगे। आज 10 लोग हैं, कल 20 होंगे, परसों 100 होंगे, फिर 1000 होंगे। सर ये छोटी छोटी तहरीकें जो है ना कतरे से बनती हैं, ऐसा नहीं होता कि 1 सेकंड में लाखों लोग निकल आए। तो हमने कदम उठाए लोगों को निकालने के लिए। IMF ने शर्त रखी है आपसे कि आपके जो गुजरा हैं उनकी डिटेल्स हमें दो, इनके पास कितनी गाड़ियां हैं, इनके पास कितना घर है। सर इन्होंने तो अनाउंसमेंट भी कर दी है ना कि जी ट्रैवलिंग हो चाहे उनके गार्ड्स हो, मुशीर हो, सबके उन पे पाबंदी लगा दी है। तो आप क्या लगता है कि ये सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है या इस पे अमल भी नहीं होगा? सर इसकी अनाउंसमेंट हम सिंध में सीएम मुराद अली शाह साहब बोलते हैं कि अब कोई गाड़ी लेके नहीं घूमेगा, अब कोई गाड़ी एनसीपी नहीं। सर हर सरकारी इदारे में एनसीपी गाड़ियां हैं। बड़े बड़े इदारे के ऑफिसर जो गाड़ियां लेके घूम रहे हैं वो दूसरों के नामों पे रजिस्टर्ड कराई हुई है, करोड़ों की गाड़ियां मंगवाते हैं। और मतलब ये अल्फाजों का हेर फेर है, ये सिर्फ ऑन पेपर है, ये कभी भी अमल नहीं कर सकते। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है इनको पहले अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। एक सीएम के 14 मुशीर है भाई, 14 मुशीर क्यों रखे हुए? जिनको तुमने गाड़ियां दी हुई, गार्ड दी हुई है, उनसे लो ना वापस। वैसे वफाक की काबीना भी जितनी नंबर में बड़ी हो गई आज तक उसकी भी तारीख नहीं मिलती, तो आप वजीर आजम साहब को फिर क्या कहना चाहेंगे जहां उन्होंने इतना काबीना के इजलास के बाद बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं? सर आप जो भी अनाउंसमेंट करते हैं, वजीर आजम साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है बड़ी मोहतबाना, सर उसको ऑन पेपर नहीं रखे, उसको अमल करवाएं। और अमल कैसे करवाएं? पहले अपने घर से शुरू करें। और अल्लामा इकबाल के शेर के ऊपर निकलना पड़ेगा, रब्ते मिलने से इतना कुछ नहीं, मौजे दरिया में बिरोने दरिया कुछ नहीं। इसमें मसला है कि ये मौज इकट्ठी कैसे होगी साहब? मौज एक तरफ इधर खड़ी है, एक उधर खड़ी है। ये मौज इंशाअल्लाह ताला इकट्ठी होगी जब हम लोग मिलके मेहनत करेंगे और एक आवाज हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो कोई वक्त दूर नहीं। किसी सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत है? ना सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, सिर्फ इज्तिमा जमा होने की जरूरत है, सिर्फ जमा होने की। सर जमा हो सकते हैं हम? बिल्कुल जमा हो सकते हैं। किस मामले में जमा होंगे? एक मिनट, किस मामले पे हम जमा हो सकते हैं? मामला ये है कि हमें जीने दो और हमारी वजह से तुम लोग हो, ये जो हुकूमतें लेकर बैठे हुए हो ये हमारी वजह से है, ये अवाम की वजह से है। 83 गुजरा है आपके MNA MTA सेनेटर मिला के 1000 आपके जो है वो हुकूमत में मौजूद हैं, जिनको आप फ्री जो है वो सारी मराते दे रहे हो। ये अयाशियाँ खत्म करनी पड़ेंगी। आपने तो कह दिया कि जो है वो किफायत शारी पे आ जाओ। ओ भाई तुम अपनी अयाशियाँ छोड़ो, तुम लोग अपनी अयाशियाँ छोड़ो, तुम लोग जो काम जो चीजें कर रहे हो अभी आपको के लिए यानी कि नहीं कर रहेगा सर, ये अपने अपने लिए देखें। ठीक है, ये पॉइंट है कि अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और हमारे जो वुज़रा है, हमारी जो सियासी लीड है, उसके एक्सपेंस के हवाले से लोग यहाँ पर अब मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप्स में कराची में निकलना शुरू हो गए हैं। कहते हैं कि हमें किसी सियासी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, इन मामलात के लिए आवाज़ उठाने में एक और जगह चलते हैं और वहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी कराची के मामलात के हवाले से और मरकज़ की सियासत के हवाले से बात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कराची के मशहूर और महंगे तरीन इलाके में आए हैं और यहाँ पर एक जिम के अंदर हैं जहाँ वर्किंग क्लास भी स्टूडेंट्स भी हैं, मर्द और ख़वातीन भी हैं, जो कि अपने ऑफिस के बाद यहाँ पर आके अपनी जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं। नाउ हेल्थ इज़ वेल्थ, बट इस इकनॉमिक सिचुएशन में और इस सियासी गहमा गहमी में यहाँ पर आने वाले क्लाइंट या कस्टमर्स क्या राय रखते हैं वो हम आपके सामने रखते हैं, जो कि मुख्तलिफ एरिया से हैं। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे ये बताएं, आप पढ़ते हैं या जॉब करते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और कौन से डोमेन से हैं? मैं BBA कर रहा हूँ। BBA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? तो मुझे बताएं ना, बीइंग अ यंगस्टर एंड द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मईशत वईशत पे नज़र है या सिर्फ किताबी पढ़ाई चल रही है? मईशत पे भी नज़र है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम भी कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और बाकी ओवरऑल सिचुएशन ये है कि हमारी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। आपने बगैर सोचे समझे आपने इंपोर्ट बंद कर दी। आपके पास पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, इसमें आप इतनी रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आपको ये है कि आप हल्के हल्के आराम से चीज़ों को इंपोर्ट बंद करते, ताकि एक सर्कल चलता रहता। अब ये नहीं होता कि उधर बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही हैं, उधर सब लॉस में जा रहे हैं, आपकी गरीब आवाम कहाँ जाए? ठीक है, एक मिनट, आपने इंपोर्ट की डायरेक्ट बात की और आपने कहा कि यूनिट्स बंद हो रहे हैं। जी जी, बट डॉलर भी तो हमारे पास नहीं है ना। अब मुझे एक बात बताएं, ये इतने बड़े मुल्क पाकिस्तान, जो कि आपने कहा कि छोटा मुल्क है, नो डाउट, लेकिन रकबे के हिसाब से देखें और वर्कफोर्स के हिसाब से देखें तो बड़ा तगड़ा है। तो आप क्या लगता है कि पॉलिसी मेकर्स हमारे यहाँ ठीक फैसले नहीं करते? देखें, ठीक फैसला इस तरह हो सकता था कि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो बड़ी बड़ी इंपोर्ट कर रही हैं उनको आप सपोर्ट करें कि आप वो अपनी जो प्लांट्स हैं जो पाकिस्तान में चीज़ बन सकती है वो प्लांट्स पाकिस्तान में लगाएं। इंस्टेड ऑफ आपने इंपोर्ट बैन कर दिया और आपने माल बंद कर दिया कि आप माल इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। एट द एंड क्या हो रहा है, आपको माल महंगा मिल रहा है, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो गया। तो बिजनेसमैन जो होता है या कारोबारी तबका जो है वो सियासत में बड़ी गहरी नज़र रखता है कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, तो उस हिसाब से वो भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखता है। तो क्या इस दफ़ा हमारा बिजनेसमैन भी नहीं समझ पाया? जी बिल्कुल, बिजनेसमैन को इतना ये नहीं था कि इम्पोर्ट बंद हो जाएगी, लेकिन एट द एंड रिजल्ट ये आया है कि भाई आपकी स्मगलिंग शुरू हो गई है ना। अब ये बड़ी अहम बात है कि इस टाइम पर हमारा जो ग्रेजुएट का स्टूडेंट है वो इतनी अवेयरनेस रखता है, तो इससे हम क्यों मुस्तफ़ीद ना हो, क्यों हमें इसको वो फैसिलिटेशन ना दे और ये फिर यहाँ से डिग्री लेके जाए या डिग्री भी बाहर से लेने का सोचे। जो ब्रेन ड्रेन के नंबर लेके हम बड़ा डिस्कस करते हैं, बट पॉलिसी साजों को इन चीज़ों के बारे में सोचने की बड़ी ज़रूरत है। आप मुझे बताएं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या काम करते हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं। एंड व्हाट डू यू स्टडी? आई एम एन इकोनॉमिक्स मेजर और मैं इकोनॉमिक्स मेजर कर रहा हूँ। एंड इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान इज़ एट अ वेरी बैड पोजीशन। कोई पॉलिसी आप समझते हैं एट दिस स्टेज के चीज़ों को ट्रिम डाउन किया जा सकता है? हुकूमत तो कहती है कि जी हमने अपने गैर ज़रूरी अखराजात कम कर दिए। बाबांगे दौल वज़ीर आज़म फ़क़ा ने रिसेंटली अनाउंसमेंट सुना है, तो उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट होते हुए देख सकते हैं? जनाब देखें, इकोनॉमिक्स के स्टैंड पॉइंट से 3-4 चीज़ें होती हैं जो इकोनॉमिक्स में एज गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। एक मैक्सिमम प्राइस होती है, मिनिमम प्राइस होती है। हमने देखा है कि जब मिनिमम प्राइस लगती है, सॉरी मैक्सिमम प्राइस लगती है, तो ऑब्वियसली शॉर्टेजेस क्रिएट होते हैं एंड देन ब्लैक मार्केट क्रिएटेड। तो सारे तकरीबन अप्रोचेस एज इन अ लेमैन सेंस सारी अप्रोचेस जो हैं वो अप्लाई हो चुके हैं, बट नन ऑफ देम हैव worked efficiently for Pakistan, obviously because there's a बहुत बड़ा एक फैक्टर है करप्शन का इसमें। करप्शन कौन कर रहा है? एलीट कर रही है, मिडिल क्लास कर रहा है, लोअर क्लास कर रहा है या आम आदमी कर रहा है? ऑब्वियसली एलीट कर रही है। एलीट कर रही है। जो आम लोग हैं उनको खाने को नहीं मिलता, वो करप्शन क्या करेंगे? लेकिन सिस्टम ऊपर से नीचे ठीक होता है, नीचे से ऊपर ठीक होता है? आपका क्या जवाब है इस पर? ज़ाहिर है ऊपर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिस मुल्क के सियासतदान करप्ट होंगे उस मुल्क के लोग भी ज़्यादा फ़ायदे में नहीं रहते हैं। ऑब्वियसली एवरीबडी ट्राइज कि उसको जहाँ जिसका हाथ लगता है तो वो सोसाइटी की मैच्योरिटी के हिसाब से अपने आप को स्टेबल करता है। आजकल तो ये नॉर्मल हुआ है कि जो एलीट क्लासेस हैं वो अगर कोई भी ऐसा केस होता है वो रिश्वत दे के छूट जाते हैं। एक तो हमारा जो डॉलर है अफगानिस्तान जा रहा है। दूसरा, आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस, बट यू हैव दैट अवेयरनेस। तो मुझे ज़रा ये बताया ना, सियासी सिस्टम के बारे में मेरे यंगस्टर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सियासी सिचुएशन यही है कि अब जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने IMF से डील साइन करने की जो सारे पॉइंट्स बताए हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि जो गरीब आवाम है और जो मिडिल क्लास आवाम है उसको इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। तो यही होगा कि जो ये सब एक तो मतलब सर्वाइवल सिर्फ एलीट के लिए इजी है, मिडिल एंड लोअर क्लास के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। आप क्या समझते हैं? जो मिडिल क्लास है वो भी लोअर क्लास में चले गए महंगाई की वजह से। पहले वो फिर भी गुजारा कर लेते थे,
लेकिन अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में पंखा भी नहीं है सोने के लिए, और जो एलीट क्लास के जो लोग हैं उनके घर में कि मतलब सेंट्रलाइज एसी लगे हुए हैं कि मतलब 24 घंटे एसी चल रहे होते हैं। ओके। तो एज ए मतलब उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि क्या सफरिंग्स हैं गरीब लोगों की। अब यही है कि इमरान खान का दौर था, उससे कामयाब हो जाएंगे खान साहब? कामयाब इंशाल्लाह, दुआएं तो लोगों की दुआएं हो हैं। जाएंगे। आप सब की ही सपोर्ट उनके लिए? सपोर्ट ज़रूर है, मगर ज़्यादा होप नहीं है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इमरान साहब को इतना आगे बढ़ने नहीं देंगे। बड़ी अहम बात इन्होंने की। सर कैसे आप ठीक है? जी ठीक ठाक। पढ़ते हैं, काम करते हैं? जी काम करते हैं सर। जी। किसकी विल नहीं है? पॉलिटिकल एलीट की विल नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की नहीं है, या कोई और फोर्स है जो पूरा सिस्टम चला रही है इस मुल्क का? सर कोई और, मगर जो पॉलिटिकल भी है, सारा दूसरी भी चीज़ें भी है। मसला ये है कि हम लोगों के पास जो लीडरशिप आ रही है ना यहाँ पे, वो ज़्यादातर आपके जो अपर क्लास लोगों से आ रही है, जिसको प्रॉब्लम जो खुद एक चीज़ से गुजर रहा होता है उसको ज़्यादा पता होता है ना कि ये चीज़ें आप कैसे उसको हैंडल करने हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, पॉइंट टेकन। इस जिम के जो ओनर हैं सुबैद खान, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा और उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने यहाँ हमें एक्सेस दिया और लोगों से इंटरेक्ट करने के, और यंगस्टर से हमने बात की तो बड़ी मायने खेज बातें उन्होंने की हैं, चाहे वो सियासी हवाले से हो या इकनॉमी के हवाले से हो। अब बीइंग अ ओनर ऑफ दिस वन, पहले तो मुझे ये बताया ना, फरवरी के आखिर में हम खड़े हैं 2023 का, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से साल कैसा गुजरा है? आपके रेट्स के हवाले से तो लोग मुतमईन हैं। एज एन ओनर आपने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मामला झेले हैं इस काम को कंटिन्यू करने में? क्योंकि जिससे हम बात करते हैं वो कहते हैं कि जी काम ठीक नहीं चल रहा, महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि हम लोगों को काफ़ी इस चीज़ से प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो लास्ट ईयर में और इस ईयर में हमें काफ़ी वो चेंजेस और उस चीज़ में आया है, जैसे कि प्राइसेस जो बढ़ी हैं। हमारा जो काम है वो ऐसा है, इसमें डाइट का बहुत एसेंशियल है। जिस कैसा भी आदमी हो या फीमेल हो मेल हो, जैसे भी उसको वेट कम करना है, वेट ज़्यादा करना है, गेन करना है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है डाइट। और डाइट जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, उसमें हमारे को काफ़ी, इसमें हमारे जो क्लाइंट्स थे काफ़ी हमसे कम हुए हैं हमारे लास्ट ईयर से और इस ईयर में। उसकी वजह ही यही है कि लोग ज़्यादातर अपने बिजनेसेस, अपने वर्क, अपने हर जगह से परेशान और काफ़ी तंग हुए हुए हैं जो मुल्क के हालात हैं जिस तरह से। तो सुबैद खान मुझे ये बताया ना, आपके काम पे अगर आपकी नफरी यहाँ पे कम हो जाती है, लोग आना कम हो जाते हैं, तो आपकी क्लाइंटेल कम हो जाती है, तो फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस फिर बहुत मुश्किल से हम लोग कर रहे होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि रेंट तो हमें देना होता है और उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, वो सारी चीज़ें तो हमें पे करना पड़ती हैं, पर हमें फिर काफ़ी अपने ओन पॉकेट से करना पड़ रहा होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम दूसरा बंदा फिर नहीं समझ रहा होता। ऐसा तो नहीं है कि आप भी और लोगों की तरह सोच रहे हैं कि कोई एवेन्यू मिले तो मुल्क से बाहर चले जाएं? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है, पर होपफुली जिस तरह से चल रहा है उसमें तो हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि अब हमारा कितना प्रोलॉन्ग करता है और हम मज़ीद कितना आगे चल पाएंगे। ओके, तो अच्छा, मैं अभी देख रहा था कि आप इनसे बातें कर रहे थे, तो आपने कहा कि भाई यहाँ पे करप्शन मतलब ऊपर से होती है नीचे से होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊँ कि जिसको मौका मिलता है वो हर कोई करता है। शरीफ हमारे यहाँ एक हालात ऐसे बन गए। शरीफ वो है कि जिसको मौका नहीं मिला, ठीक है, जिसको सिग्नल तोड़ने का मौका मिलेगा वो सिग्नल तोड़ेगा, जिसको जिस तरह मिलेगा, हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करप्शन कर रहा है। इमरान खान साहब इस टैग लाइन को लेकर आए थे, इक़्तिदार में आया, उन्हें निकाल के साइड लाइन कर दिया गया। डू यू थिंक कि अब जो गहमा गहमी इस वक्त लगी हुई है, तो वो वापस इक़्तिदार में आके कुछ बेहतरी कर सकते हैं, या ये जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है ये मुल्क की बका के लिए ठीक है? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, बीइंग अ बिजनेसमैन एंड देन बीइंग अ कॉमन मैन? देखिए, पहले ही थोड़ा बेहतर था, पर अब जिस तरह से जो चेंजेस आ रहे हैं इतनी रैपिडली, इतनी इस तरह से हो रहे हैं कि हमें नहीं पता होता कल क्या रेट्स हो जाएंगे, कल सुबह क्या चेंजेस हो जाएंगे, किस तरह से होगा। डॉलर जिस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उसका हमें भी एक वो रहता है कि क्या करेगी, क्योंकि हमें भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सियासतदानों से कोई उम्मीद है या ब्यूरोक्रेट से कि कौन बेहतर कर सकता है? देखें, अगर कोई सही आ जाए, कोई सही देख ले, तो हम लोग इसी चक्कर में ही बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल अगर थोड़े हालात बेहतर हो पॉजिटिव हैं, चीज़ों को पुश कर रहे हैं। हम लोग हर टाइम ये कह रहे होते हैं 6 मंथ्स ले लेते हैं, 5 मंथ्स में सही हो जाएंगे, 4 मंथ्स में, पर अभी जो लास्ट 3-4 मंथ्स से जो चल रहा है उसमें तो हमें अब कुछ एक्सपेक्टेशन कुछ पॉजिटिव नहीं आ रही है। नहीं। आपका क्या कमेंट है सर? मेरा तो कमेंट ये है कि देखें, जैसे कि आपने इमरान खान साहब का बोला, अगर वो करना हो तो 3 साल में कर सकते थे, जो 3 साल में नहीं कर रहा वो 30 साल में भी नहीं करेगा। तो ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ, ना कोई और सियासी पार्टी, ये अगर कोई करेगा तो ये हम में से कोई होगा जो जाके करेगा। और इसके लिए आवाम को इमरान खान के पीछे या जरदारी के पीछे या फिर नवाज शरीफ के पीछे हट के
हर किसी को अपनी तौर पर हिस्सा लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सुबैद खान, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और यंगस्टर से हमने बात की। ये लोगों की राय है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो वो मामलात बेहतर नहीं कर सकता अनटिल अनलेस जब तक आवाम खुद से ये जिम्मेदारी ना संभाले। तो इस पॉइंट पर आवाम की ये राय है। एक ब्रेक हमने लेनी है और ब्रेक के बाद लेकर चलते हैं आपको हमारे जो सियासतदान हैं, चाहे वो MQM से हो चाहे वो पीपल्स पार्टी से, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू, अवाम की राय आपने सुनी और किस हद तक नाराज़ हैं महंगाई को लेकर भी और हमारे सियासी सिस्टम को लेकर भी। ना सियासी लोगों के हवाले से हमने बात की थी इब्तदाई में। अरशद वोहरा साहब मेंबर राब्ता कमेटी MQM हमारे साथ मौजूद हैं, जहां कराची के हालात वाक़यात पर भी हमने पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का लिया और किस हद तक वो नाराज़ हैं। पहले हम इनसे जानते हैं और फिर हुकूमत वक्त की तरफ भी चलेंगे। बहुत शुक्रिया। मरकज़ की सियासत को बाद में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कराची और कराची का सियासी माहौल जब से आप लोग MQM में आए हैं, क्या मामला चल रहे हैं? ज़िमनी इलेक्शन से भी आप बैक ऑफ कर गए हैं बल्दियाती इलेक्शन के बाद, तो ये सियासी फैसला आपका दुरुस्त है? बल्दियात में तो पीपल्स पार्टी कहती है कि आप होते तो शायद आप PTI को भी मात दे। बिल्कुल, शायद PTI को क्या सबको ही मात दे देते, लेकिन वो उसूली एक फ़ैसला था और वो जाहिर सी बात है जब पीपल्स पार्टी ने भी एक चीज़ एग्री कर ली कि 53 यूनियन काउंसिल्स को उन्होंने काउंट नहीं किया है, तो फिर इसका 53 यूनियन काउंसिल्स का मतलब मुल्तान शहर की 65 UCs हैं, तो एक शहर के बराबर के लोगों को आप नहीं इन्वॉल्व कर रहे हो, तो ये अनजस्टिफाइड था। उसमें मेरे ख्याल से प्रिंसिपली MQM ने सही फ़ैसला लिया था। सिमिलरली ये भी जो फ़ैसला है पॉलिटिकली MQM का, ये फ़ैसला वक्त साबित करेगा कि ये इसलिए ठीक है कि अभी इस वक्त मुल्क, मैं नहीं समझता हूँ कि ये इलेक्शन के ख़र्चे और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम अफोर्ड कर सकते हैं। जो मुल्क के हालात हैं, इकोनॉमिकली मुल्क जो है वो बिल्कुल बैंकरप्सी के दहाने पर खड़ा हुआ है। आवाम से हम बात करते हैं, महंगाई उनका प्राइम इशू है। उस महंगाई के इशू पे जब MQM ने हुकूमत वक्त या इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़े एक्टिवली वॉइस रेस की, अब MQM क्यों खामोश है? या MQM इस वक्त देख रही है कि व्हेन द राइट टाइम विल बी तो फिर वो एक्ट करेगी? ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, MQM इस वक्त MQM के लिए सबसे बड़ा इशू ही इस वक्त महंगाई है और MQM जो है महंगाई पर जो है अभी जो धरना था उसमें जो कि हमारा पोस्टपोन हुआ था, उसमें सिर्फ ये यूनियन काउंसिल्स का इशू नहीं था, उसमें कराची के दीगर इश्यूज थे जिसमें महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है। महंगाई पर जो है हम बातचीत कर रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन चल, ज़िमनी से तो आपने बॉयकॉट कर दिया, PDM का अभी तक कभी मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो भी एहतजाज करेगी या नहीं उसमें पार्टिसिपेट करेगी। जनरल इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? देखिए जनरल इलेक्शन का टाइम तो वैसे जुलाई के बाद होगा, अक्टूबर कभी भी है, तो मैं समझता हूँ होने चाहिए। बिल्कुल इलेक्शन किसी सूरत में लेट नहीं होने चाहिए, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। जेल भरो तहरीक इंसाफ की पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से होती हुई सिंध भी आनी है, बीइंग अ पॉलिटिशियन उसको कैसा देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये PTI का एक फेलियर ही है। अब आपके सामने ही है, कल गिरफ्तार हुए, आज सुबह जमानतों के लिए वहाँ अदालतों में पहुँचे हुए थे, तो उसमें सिंसियरिटी तो नहीं है ना। कराची और कराची की सियासत में अरशद वोहरा साहब बीइंग अ मेंबर राब्ता कमेटी MQM क्या देख रहे हैं कि क्या होने वाला है या होगा? क्योंकि तमाम बॉल्स आपकी सियासी जमात के तो कोर्ट से बिल्कुल ही निकलती दिखाई दे रही हैं या निकल चुकी हैं। देखें PSP के मर्जर का फ़ैसला जो था वो इस शहर के लिए था, सिंध के देही इलाकों के लिए था और मर्जर के बाद MQM अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। MQM जो है तमाम, और जो एक वर्जन था पब्लिक का, आम लोगों का कि जो है ना एक हो जाना चाहिए, तो ज़ाहिर है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। बट कुछ हल्कों में लार्जर उसमें लोग भी मेरे ख्याल से लार्जर उसमें ही इसका इम्पैक्ट आया है, नॉट ओनली इन दी ऑर्गेनाइजेशन बट वो लोग जो कि सियासत में इंटरेस्ट नहीं लेते लेकिन उन्हें फ़िक्र ज़रूर होती है, जो कहा करते थे ऐसे न्यूट्रल लोग कि भाई एक हो जाएं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो एक हो गए और अब नज़र आ रहा है प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं। लेकिन सर बल्दियाती इलेक्शन हो गए कराची में, पीपल्स पार्टी जिसकी कभी उतनी सीट्स नहीं आती थी वो जमात इस्लामी से बार्गेन और वो वाले मामला भी हमने देखे हैं। अब 11 UCs में अलग इलेक्शन हो जाता है तो फिर वो डिसाइड करेगा मेयर कराची का कौन होगा। तो MQM के हाथ से तो बॉल निकल ही गई है ना इस मामले। सर आप इस चीज़ को
आप उस इलेक्शन को और फिर जहाँ पे आप खुद एग्री कर रहे हैं कि 53 यूनियन काउंसिल्स को काउंट नहीं किया गया। आज पीपल्स पार्टी नोटिफिकेशन इशू किसी भी वक्त कर सकती है कि 53 यूनियन काउंसिल्स को ऐड किया जाएगा। डिलिमिटेशन पे एग्री हो गई है उन्होंने, अभी पिछले दिनों जब आए थे मीटिंग की, डिलिमिटेशन पे वो एग्री हो गए हैं। आपका सेंसस होने जा रहा है। देखें ये सारी चीज़ें जो है, सेंसस में इस वक्त जिस तरीके से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इंगेज किया हुआ अपने एक एक कारकुन को, अपने एक एक यूनियन काउंसिल में लोगों को कि अपने आप को गिनवाओ, तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा। ये एक वक्ती चीज़ है कि वक्ती चीज़ अगर जमात का मेयर बन गया या पीपल्स पार्टी का मेयर बन गया, नेमतुल्लाह खान साहब भी तो बने थे ना। देखिए एमक्यूएम की स्ट्रेटजी, जब एमक्यूएम के कराची के लोग सही गिन लिए जाते हैं, कराची की डिलिमिटेशन सही हो जाती है, और फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 140A को डिफ़ाइन करके हमने तो पूरा जो है एक्ट एक बना के रखा हुआ, उस एक्ट को जो है नेशनल असेंबली से मंजूर करवाना है। जिस वक्त भी देखें पहले शायद हमसे कुछ गलती हो गई हो, वो एक्ट मंजूर नहीं हुआ, अब हमारी सबसे पहली तरजीह ये होगी कि आर्टिकल 140A को डिफ़ाइन करके उसको नेशनल असेंबली में उसको एक्ट में लेकर आया जाएगा। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर चाहे वो एमक्यूएम हो चाहे कोई भी पार्टी हो, आवाम को उनका सही हक मिल जाएगा। आवाम को निचली सतह तक जब उसके हुकूक मिल जाएंगे तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है और वही हमारी लेकिन बट नेशनल असेंबली में सर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, और इस वक्त की जो हुकूमत है और जो इस्तीफे मंजूर हुए हैं, तो वो जो नंबर गेम वाला मामला है वो भी तो हाथ से निकल तो नहीं गया। एमक्यूएम ने डिसाइड किया हुआ है कि इस दफ़ा नंबर 1 में कोई मिनिस्ट्रीज नहीं, कोई ओहदे नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जस्ट 1 पॉइंट एजेंडा कि इसको जो असेंबली से बिल को अप्रूव करो। चलें, वी एक्सपेक्ट एंड विल वेट कि ऐसा कुछ हो जाए, और ये आवाम के फ़ायदे के लिए ज़ाहिर है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए। अरशद भाई बहुत शुक्रिया। हम आवाज़ की टीम को अरशद वोरा साहब ने वक्त दिया, मेंबर राब्ता कमेटी एमक्यूएम, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा है। सियासी तौर पर किस तरीके के मामलात को देख रहे हैं और क्या एमक्यूएम की अब स्ट्रेटजीज हो सकती हैं इन हालात में। तहम जो बात पॉलिटिकल पार्टी से कराची के अवाम की नाराज़गी, उस पर भी हमने इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर नवाबज़ादा तैमूर टालपुर साहब, और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हालात में क्या देख रही है, क्या उसका लाएमल है, स्पेशली कराची के जो मामलात सियासी तौर पर उलझे हुए हैं, किस करवट ये मामलात बैठेंगे। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया, टीम आवाज़ को आपने वक्त दिया। मरकज़ की सियासत तो मुझे आपसे बात करनी, लेकिन मुझे ये बताएं, आपका अपना होम ग्राउंड सिंध का शहर कराची, बल्दियाती इलेक्शन हो गए, अब 11 कॉन्स्टिट्यूंसी वाला मामला अटक गया है, लटक गया है, और इस पे जो इस दौरान मजीद नेगोशिएशंस आपकी ऑपोजिशन से हो रही हैं, तो मामलात बाहमी इत्तेफाक से हो जाएंगे या दरार रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो एक डेमोक्रेटिक राइट होता है कि जहाँ पर भी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी हो, हुकूमत उसी की आनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ हम अपने जगह पर सही खड़े हुए हैं। दूसरी बात, बड़ा हमें दुख है कि एमक्यूएम ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर एमक्यूएम पार्टिसिपेट करती, जो पीटीआई आज 3 नंबर पे है, आज 4थे नंबर पे रहती। सो इन्होंने, मैं समझता हूँ एमक्यूएम ने इस फैसले के साथ अपना भी नुकसान किया और हमारा भी नुकसान कराया। 18वीं तरमीम, सूबाई हुकूमत खुद मुख्तार, तो जो हमारे यहाँ एक मामला है कि जी टग ऑफ वॉर चल रही होती है पावर कॉरिडोर्स के अंदर कि जी अगर उसने कोई अनाउंसमेंट करनी है तो उसके काम को इधर नहीं होने देना, अगर इन्होंने कुछ करना तो उसने उधर से जो है वो फंड्स नहीं देने। तो ये तमाम तर बातें थी जिसकी वजह से वो चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई। ये एक नरेटिव उस तरफ से भी है। नहीं जी नहीं, नॉट एट ऑल। जो जो कमिटमेंट्स सिंध हुकूमत ने की हमने पूरी की। ओके। हेल्थ सेक्टर आज जो है सिंध सूबे का, कराची का, हैदराबाद का, मैं समझता हूँ बेहतरीन है। रोड रास्ते में बड़ी शिकायत होती थी आपको कराची में, हमने बड़े काम किए, रास्ते रोड बेहतर किए। बरसातों में आपने देखा क्या हाशिर हो गया था। लेकिन इस दफ़ा बरसात बाय द वे शायद वक्त से पहले आ जाए, तो तैयार है हुकूमत? बिल्कुल बिल्कुल, वी आर ऑलवेज रेडी। हम पहले भी तैयार थे। कुदरती आफत है, कभी भी आ सकती है। द गवर्नमेंट हैज़ टू बी ऑन देयर टोज ऑल द टाइम, प्रिपेयर्ड फॉर द रेन्स। पर जिस तरह से जो रोडों की हालत थी,
मैं नहीं समझता था कि हम इतना जल्दी उन रोडों को क्लियर कर लेंगे, पर सारी हमने रिपेयर्स की, मेंटेनेंस की, उन रस्तों को आज हमने बहाल कर दिया। मुकम्मल अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम जब मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं तो लोग अभी भी जो है वो शदीद नाराज मैं समझता हूँ मोर देन 75% ऑफ द वर्क हैज बीन डन। ओके, कंप्लीट हो गई है, हमने जाके उसको देख लिया है, वेरीफाई कर लिया है। 75% इज नॉट अ स्मॉल फिगर विद द बजट वी हैव दीस डेज। ठीक है, हम अगर लैग कर रहे थे तो हम लैग कर रहे थे ट्रांसपोर्ट में। ओके, और अल्हम्दुलिल्लाह शर्जील मेमन साहब ने जो है बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया है। यू सीन द डिफरेंट ग्रीन लाइन आ गई, फिरानी लाइन आ गई, पिंक बस सर्विस हमने शुरू कर दी। अब ये कराची से हम इसको शिफ्ट करें दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे में, सखर में, हैदराबाद में। सियासी तौर पर कैसे आपके इत्तेहादी है एमक्यूएम पीडीएम की मद में, वफाक में जो हुकूमत है, उसको आप सूबे में या कराची में नहीं मना सके? बड़े अफसोस के साथ मेरे ख्याल से ये थोड़ा इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स के मेरे दोस्त शिकार हो गए, क्योंकि जिस तरह से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं सदर जरदारी से कि इनके साथ हर चीज़ में फेयर प्ले करना है, इनके जायज़ मुतालबात मानने हैं, हम मान रहे हैं। इनको जो भी इशू होता है उस इशू में पीपल्स पार्टी जाना बेजाना इनके साथ खड़ी होती है। मुलाकातों का राउंड भी हमने देखा है, और मुलाकातें तो नॉन स्टॉप चलती हैं, पर मसला ये अगर हम आज मुलाकात करके आते तो कल ये फिर बजाय हमसे बात करने के ये वो माइक देख के उस पर एकदम से जज्बाती हो जाते हैं। ये एक साल, ये चंद माह जो हुकूमत के बचे हैं इलेक्शन तक, अक्टूबर नवंबर तक, ना एमक्यू हमें छोड़ सकती है और ना एमक्यू हम छोड़ सकते हैं। इस बार तो कुछ ये बातें हैं, लेकिन आप मुझे बात बताइए ना, बल्दियात से चलें, आप वॉकआउट कर जाते हैं। ज़िमनी इलेक्शन से उन्होंने पहले अनाउंसमेंट कर दी, पीडीएम की तरफ से अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। वो अलग बात है कि लाहौर में जो इस वक्त दंगल सजा हुआ है और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जिसने शायद कराची में भी आना है, जो तहरीक एक चल रही है, तो पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या अपना पॉइंट रख के बैठी हुई है? जरदारी साहब बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं, तो किस हद तक प्रेशर में है पीडीएम के में होते हुए भी और पीपल्स पार्टी पर? पीडीएम के तो हम साथ हैं, उनका हिस्सा नहीं है। वी आर विद पीडीएम, ऑफ कोर्स वी आर विद देम इन द ऐसा तो नहीं है जैसे मरीम नवाज ने कहा कि जी नवाज शरीफ जब होंगे तो वो फिर हमारी हुकूमत होगी, अभी हमारी हुकूमत नहीं है अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था। काश कि मैं इस पे कमेंट कर सकता। शाह महमूद कुरैशी साहब, मुख्तलिफ जेलों में लोग चले गए हैं और मरकजी क़यादत के भी लोग हैं। ठीक है, खान साहब अगर जमानत पहले लेते हैं, जिसपे आप पीडीएम वाले जो है वो बड़ा वो कर रहे हैं कि जी किस किस्म का जेल भरो तहरीक है, तो व्हाट इज द एंड? बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन, आप इसको कैसे देखते हैं कि वेयर इट विल टेक द कंट्री एंड हमारा पॉलिटिकल सिस्टम? पहली बात तो इमरान खान हैज लॉस्ट टोटल क्रेडिबिलिटी। ओके, ही हैज नो क्रेडिबिलिटी। ना हमें इसकी परवाह है, ना आवाम को इसकी परवाह है। हमेशा एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि जब हम कोई धरना करते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं या यहाँ से इस्लामाबाद की रैली करते हैं, तो पहली जो गाड़ी है ना उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होते हैं। चेयरमैन साहब अभी तक जेल में नहीं गए, चेयरमैन बिलावल साहब की बात, अल्लाह ना करे वो जेल में जाएं, अल्लाह ना करे जेल में, पर जिस दिन जाएंगे तो वही मुस्कुराहट जो आसिफ अली जरदारी साहब के शक्ल पे होती थी, आपको उनकी शक्ल पे जेल में जाते हुए और आते हुए वही मुस्कुराहट आएगी। इनके फवाद चौधरी की तरह रोते हुए नहीं जाएंगे, इनके शहबाज गिल की तरह गिर नहीं जाएंगे, शेख रशीद की तरह इनको दिल के दौरों का अटैक नहीं होगा, उनका यूरिन नहीं रुक जाएगा जैसे इन लोगों का होता है। तो हम सियासी लोग हैं, हमें जेलों में जाना आना आता है। पाकिस्तान में वक्त और हवा तब्दील होते हुए वक्त नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। अगर टेबल टर्न हो जाती है, जैसे हमने ये देखा और एक हुकूमत को आपने घर भेजा, तो ये चीज़ें अगर दोबारा हो जाती हैं, इलेक्शन की तरफ हम चले जाते हैं, मुझे पहले तो ये भी बता दें कि इलेक्शन टाइमली हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अक्टूबर नवंबर में बिल्कुल देख रहा हूँ इलेक्शन, और उसके बाद में चेयरमैन बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब अगर सिचुएशन इसके बरक्स हो जाती है तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्या होगा? जिस किस्म के मामला अब हम देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं देखे, क्योंकि आवाम भी बड़ी वोकल है, मीडिया सोशल मीडिया पे बोलती दिखाई दे रही है हमारे माजी के जो वाइब्रेंट सियासतदान रहे उनके हवाले से। मुझे तो कल की तरह याद है, मेरे वालिद साहब वफाकी वज़ीर थे फूड एंड एग्रीकल्चर के, 93 से 96 तक। एकदम से हुकूमत चली गई, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद हम पे केसेस शुरू हो गए, तो हम डरते किसी चीज़ से नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जो हुकूमत में आता है वो आइन की बात करता है, अपोजिशन में जाता है वो भी आइन की बात करता है। कोर्ट की इंटरफेरेंस इस तरफ भी लोगों के लिए उस तरफ भी है, तो सही कौन है गलत कौन है ये आज तक नहीं समझ में आया। जो ऑपोजिशन में आता है वो मजलूम बन जाता है, लेकिन जब वो हुकूमत में आता है तो वो जालिम बन जाता है। तो ये हमारे यहाँ क्या आइन की तशरीह हर किसी ने अपने अपने हिसाब से की हुई है, या सिर्फ हमारे साथ या आवाम के साथ झूठ बोला जा रहा है?
देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि कानून जो है वो हर किसी के लिए एक होना चाहिए। यानी कि एक नहीं है। एक कहाँ है? अगर तैमूर तारपुर अपनी हेयरिंग में नहीं पहुंचेगा तो उसको तो घर से आके अरेस्ट कर लेंगे ना। फिर आप सेकंड बार उसे बुलाएंगे कि आप शाम के 6 बजे तक आ जाएंगे, फिर नहीं कल 12 बजे तो फिर भी नहीं पहुंचूंगा, फिर भी कोर्ट के लिए। ये किस किस्म का कानून है? जब आप इक़्तिदार में आए, इमरान खान साहब को घर भेजकर, जो माजी के केसेस उनकी दौर हुकूमत में या नवाज शरीफ टाइम के दौर से आसिफ जरदारी साहब पर या आसिफ नवाज शरीफ साहब पे इस दौर में बने थे, वो सारों में क्लीन चिट मिल गए, चाहे वो मरियम साहिबा हो, चाहे वो और नून लीग की लीडरशिप हो या इवन जरदारी साहब हो। तो ये फिर क्या हुआ है? अगर कोई भी फेयर फ्री सेटअप आएगा या आता तो झूठे केसेस तो खत्म होने थे ना। यानी कि इस वक्त जुडिशरी में सेटअप फेयर एंड फ्री है। जुडिशरी में फेयर एंड फ्री होता तो इमरान खान आज बिहाइंड द बार्स होता ना। अब घूमती घामती ये तहरीक जो जेल भरो है कराची या सिंध में जब आती है तो पीपल्स पार्टी पर रेडी है, या यहाँ पे भी राना सनाउल्लाह साहब वाला एक्शन जिस तरीके से हम लाहौर में या पंजाब में देख रहे हैं, दो कि उनके खिलाफ भी केस हो गया है, सिटिंग वफाकी वज़ीर दाखिला के खिलाफ भी गुजरावाले में गालिबन केस हो गया है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि एक जो ये कमरा जेल का जो नियाजी ने नहीं देखा ना, वो देखे जरूर। अच्छा। आई वांट हिम टू टेस्ट हिज ओन पॉइजन। उसने अदी फरियाल को जेल में डाला, मरियम नवाज साहिबा को जेल में डाला, शहबाज शरीफ को जेल में डाला, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला, तो वो तो सह गए। मतलब हर किसी का टाइम आना है, तो टाइम इसका तो आना चाहिए ना। आप सियासतदान कैसे बन जब तक जेल नहीं देखेंगे? ये तो बात मुझे अजीब सी समझ। ये क्यों ऐसा? पाकिस्तान के सियासी सिस्टम में जेल देखना सियासतदान के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब किसी को जेल में डालेंगे ना तो कुदरत आपके साथ भी करेगी। मुझे पता नहीं इतना लेट क्यों हो रही है। जेल भरो तहरीक खुद शुरू करना। जब जंग होती है ना तो जनरल सबसे आगे होता है, फौज पीछे होती है। ये जनरल कतारों कतारों पीछे छुपा हुआ है चूहे की तरह। ये सामने आएगा तो जेलें भर गई ना। तो मैं इसको एडवाइस करूंगा कि भाई पहले इमरान नियाजी तुम जेल में आओ, और मैं गुजारिश करता हूं कि आप पेश भी कराची में आके हों, सिंध की जेलों में आए, ताकि हम आपकी खिदमत तवाज़ो कर सके। सिंधी लोग वैसे भी मशहूर हैं खिदमत खातरी के लिए। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया। लीड करना है तो फ्रंट से लीड करें। और इमरान खान नियाजी साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर के लिए तैमूर साहब का जो है ये पैगाम है। और सिंध में आए तो हम आपकी खिदमत करेंगे। और सिंध में जब ये मामला शुरू होगा तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? तैमूर साहब ने दावत दे दी और बड़े खुले हाथों से दावत दी है कि फिर हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। आज के हम आवाज़ के प्रोग्राम से ज़ुनैर खान ज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।